हेलो फ्रेंड्स, जो भी मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं ये आपके ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर वाइज कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट या तो एग्जाम में बार बार पूछा गया है या फिर वो कॉन्सेप्ट के अंदर हुआ है अमेंडमेंट्स। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, एक एक चैप्टर में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस की प्रोविजंस हैं या इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ध्यान देना दोस्तों, पहला जो आपका चैप्टर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है टैक्स रेट्स। आपने जो टैक्स रेट्स पढ़े हैं कि इंडिविजुअल को क्या टैक्स लगता है, एचयूएफ को क्या टैक्स लगता है, फिर कंपनीज को क्या टैक्स लगता है, फिर 115 बीएसी करके जो आपने यहां पे सेक्शन पढ़ा हुआ है टैक्स रेट के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे अमेंडमेंट हुई है तो उसके आने के चांसेस एग्जाम्स में बढ़ जाते हैं। सो टैक्स रेट जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो अच्छे से पढ़ के जाना। एंड चैप्टर नंबर 1 में जो अपन ने ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स डिस्कस किया था, AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो अच्छे से पढ़ के जाना। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का परसेंटेज आप याद करोगे तो इट वाज 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो वो जो एडजस्टेड टोटल इनकम का जो कैलकुलेशन आपको सिखाया था वो एकदम अच्छे से करके जाना। इस पे अपन ने एक सम भी डिस्कस किया हुआ है क्लास में, वो देख के जाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब दोस्तों, रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर जो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस है वो, उसमें आप याद करोगे तो अपन ने एक चार्ट बनाया हुआ है फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस, जिसमें आप याद करोगे तो एक इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर, वो पूरा जो स्पेशल प्रोविजन का चार्ट था वो चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस अच्छे से करके जाना। एचयूएफ जो है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देख के जाना। और सेक्शन नंबर 9 दैट इज स्कोप ऑफ इनकम के अंदर हमने पढ़ा हुआ है इनकम्स विच आर डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। यस, इनकम्स विच आर डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया, तो वो सेक्शन जो है दैट इज सेक्शन नंबर 9, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है एग्जम्प्ट इनकम्स। एग्जम्प्ट इनकम के अंदर एग्रीकल्चर इनकम जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसमें अपन ने एक डेफिनेशन पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, फिर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कॉम्पोजिट इनकम जहां पे वो इनकम को डिवाइड करना था बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। और उसके बाद ये सेक्शन नंबर 1010D, सेक्शन नंबर 1010D, ट्राई टू रिकलेक्ट फ्रेंड्स अमाउंट इफ यू आर रिसीविंग फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी से आपको जो भी अमाउंट मिलता है दैट इज एग्जाम, बट उसके हमने कुछ एक्सेप्शंस पढ़े हुए हैं। सो वो हमने एग्जम्प्ट इनकम टॉपिक जो है उसमें डिस्कस किया था। सैलरी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो नंबर 1 हाउस रेंट अलाउंस का कॉन्सेप्ट। अगर आपको HRA मिलता है तो उसके अंदर एग्जम्पशन आता है अंडर सेक्शन 1013A। सो 1013A का जो एग्जम्पशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सेकेंड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी में अपन ने सेक्शन नंबर 1010 करके पढ़ा था। ग्रेचुइटी आपको कब मिला है, ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, फिर उसके अंदर सारी लिमिट्स थी वो सारी देख के जाना। फिर पेंशन 1010A करके सेक्शन था, 1010A अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन। फिर था लीव एनकैशमेंट, जहां पे अगर एम्प्लॉइज की जो लीव्स है वो अभी तक यूज नहीं हुई है तो उसको उसके बदले में सैलरी मिलता है, तो वो जो लीव एनकैशमेंट का कॉन्सेप्ट है वो। प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट, प्रोविडेंट फंड में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, वो सब चीजें। नेक्स्ट अकोमोडेशन, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्या प्रोवाइड किया है, अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, तो ये परक्विजिट का किस तरह से कैलकुलेशन होता है वो अपन ने पढ़ा था। मोटर कार परक्विजिट, जहां पे कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉई, फिर उसके अंदर पार्टली ओन्ड, पार्टली यूज्ड फॉर बिजनेस, पार्टली यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, ये सब अपन ने देखा था। सुपर एन्युएशन फंड का जो कॉन्सेप्ट है, सुपर एन्युएशन फंड में सेक्शन नंबर 17 to 7 और 7A करके था। आप याद करो वो सुपर एन्युएशन फंड
नेशनल पेंशन स्कीम एंड प्रोविडेंट फंड के अंदर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होंगे मोर देन 7,50,000 कहने से वो टैक्सेबल हो जाएंगे। और उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होती थी। इंटरेस्ट का अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला मैंने आपको पूरा लॉजिकली एक्सप्लेन किया था 7A के अंदर, तो वो प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जहां पे अमेंडमेंट हुआ है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है ऑप्शनल में और डिफॉल्ट में 75,000। नेक्स्ट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में एक वेकेंसी रेंट का जो कॉन्सेप्ट आता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर जो आप इंटरेस्ट पढ़ते हो अंडर सेक्शन 24B, जिसमें एसओपी में सब जगह लिमिट आती है 2,30,000। फिर उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट करके कॉन्सेप्ट था, वो इंपॉर्टेंट है। और अपन ने एक क्लास में टॉपिक किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी कि एसओपी है कि एलओपी है। तो अपन ने देखा था कि एसओपी का डेफिनेशन दिया हुआ है, जो प्रॉपर्टी वो डेफिनेशन में फॉल हो गई दैट इज एसओपी, उसके अलावा बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो एलओपी बन जाती है। तो वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी वो इंपॉर्टेंट एरिया है। नेक्स्ट बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेक्शन नंबर 32 जो है डेप्रीसिएशन, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस करके जो है 14 बिजनेसेस है जिसको नोटिफाई किया गया है कि वो स्पेसिफाइड बिजनेसेस है। और वो बिजनेसेस में यू गेट एन एडवांटेज दैट रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस बोथ आर अलाउड एज डिडक्शन। फिर 3614A जहां पे इट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम, जहां पे अमेंडमेंट हुआ है कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन यू कंपेयर विथ 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स विचएवर इज लोअर, उतना आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद 40A1A 40A1 जो है ये सारे सेक्शंस 40A याद रखो। 40A में क्या था याद है, इट वाज नो टीडीएस नो डिडक्शन। ये पूरा जो सेक्शन है नो टीडीएस नो डिडक्शन, कि आप जब पेमेंट करोगे तो आप पेमेंट करते वक्त कहने से अगर टीडीएस नहीं काटोगे तो वह एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है, या तो 100% डिसअलाउ होता है या तो 30% डिसअलाउ होता है। फिर 40A2 जिसमें इट वाज अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव्स, अगर आप रिलेटिव्स को अनरीजनेबल पेमेंट करोगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। फिर 40A3 अगर आप पेमेंट करते हो एक ही दिन में 10,000 के ऊपर और तुम अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस मतलब प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट नहीं कर रहे हो तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। फिर उसमें एक रूल आता है, रूल नंबर 6DD करके, 6DD एक्सेप्शंस दिए हुए वहां पे। फिर 40A3A इज कनेक्टेड विद 40A3 ओनली, कि अगर समझो आपने कोई खर्चा माइनस कर दिया ऑन ड्यू बेसिस और फिर आपका उसका फ्यूचर में जाके पेमेंट होता है और प्रिस्क्राइब मोड से पेमेंट आप नहीं करते हो तो जिस साल में भी आपने पेमेंट किया वो साल में आपकी इनकम में एडिशन हो जाएंगे। फिर आ रहा है सेक्शन नंबर 40B जहां पे अमेंडमेंट हुई है, वो पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पे करती है तो वो कितना अलाउड होता है वो सब 40B में दिया हुआ है। उधर अमेंडमेंट्स हुई है वो बुक प्रॉफिट के ऊपर जो रेम्यूनरेशन बेस्ड है। फिर 44AD, ADN, AE ये तीनों सेक्शंस प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर है। तो ये प्रिजम्पटिव इनकम के ऊपर सेक्शंस हैं। मैंने मैराथन लेक्चर में तो पूरा पीजीबीपी रिवाइज करवाया ही है, प्लस मैंने पीजीबीपी की 50+ एडजस्टमेंट्स का एक वीडियो बना के भी डाला हुआ है, उसमें इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स भी मैंने कवर की हुई है। सो ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात हो गई। कैपिटल गेन्स में सर क्या क्या पढ़े हम, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो बता दो। तो पहला तो आ रहा है सेक्शन नंबर 50C करके, वो पता है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 110% of agreed value you will compare with stamp duty value. If it is more than or equal to stamp duty value, then agreed value is your FVOC, otherwise SDV is your FVOC. So वो अपन ने 50C के प्रोविजंस पढ़े थे। फिर जो HUF का पार्टीशन होता है उसका टैक्सेबिलिटी, गिफ्ट, विल एंड इररिवोकेबल ट्रस्ट के प्रोविजंस। उसके बाद एडवांस मनी का कॉन्सेप्ट, अगर आपको 31 मार्च 14 तक एडवांस मिलता है तो आप उसको कॉस्ट में से लेस कर दोगे और उसके बाद वाला जो एडवांस है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट 111A, 112 एंड 112A ये टैक्स रेट्स जहां पे देयर आर n नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स। अभी आपका इंडेक्सेशन का तो बेनिफिट हट चुका है 23 जुलाई से और ये सारे टैक्स रेट्स में चेंजेस आ चुके हैं। अप टू 22 जुलाई देयर इज अ डिफरेंट रेट एंड ऑन और आफ्टर 23 जुलाई देयर इज अ डिफरेंट रेट।
तो ये तो एकदम अच्छे से करके जाना। इवन 115BB जहां पे विनिंग्स पे टैक्स रेट है, बट वहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं है, 30% टैक्स रेट है विनिंग्स पे। 50AA करके प्रोविजन है जिसमें 3 असेट्स दिए हुए हैं, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, फिर अपना मार्केट लिंक डिबेंचर एंड अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। तो वो जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है वो इस साल ऐड हुए हैं, तो उसके भी आने के चांसेस ज्यादा है। और 50AA में पॉइंट क्या था कि जब भी ये असेट बेचोगे जो भी गेन या लॉस आएगा दैट इज शॉर्ट टर्म। फिर सेक्शन 54, 54EC एंड 54F ये आपके एग्जम्पशंस के प्रोविजंस है जो अपन ने लास्ट में डिस्कस किए थे कैपिटल गेन्स में। होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एंड फॉर्मेट, क्योंकि होल्डिंग पीरियड में भी अमेंडमेंट हुआ है और फॉर्मेट में भी अमेंडमेंट हुआ है कि आपका इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो 23 जुलाई से हट चुका है। अदर सोर्स जो चैप्टर है उसमें हम क्या क्या पढ़ के जाए सर? तो अदर सोर्स में पहला तो गिफ्ट का प्रोविजन पढ़ के जाओ अच्छे से। नेक्स्ट डिविडेंड के प्रोविजंस। गिफ्ट का जो प्रोविजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको याद हो तो अपन ने गिफ्ट को कैपिटल गेन्स के साथ कनेक्ट करके भी पढ़ा हुआ है। तो गिफ्ट और कैपिटल गेन्स दोनों साथ में जो करवाए थे वो केसेस, फिर डिविडेंड के प्रोविजंस और लास्ट में फैमिली पेंशन। अच्छा, डिविडेंड में आपको याद हो तो अपन ने एक प्रोविजन पढ़ा था 222F करके, बायबैक के रिलेटेड था, बायबैक। तो ये अमेंडमेंट हुआ है। और फैमिली पेंशन में जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो भी अमेंड हुआ है, तो वो भी एक अच्छे से करके जाना। क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर के अंदर 6412 अगर आप याद करोगे तो वहां पे क्या प्रोविजन था कि वो हस्बैंड का या इंडिविजुअल या रिलेटिव का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और वो कंसर्न रेम्यूनरेशन दे रहा है टू स्पाउस विदाउट एनी डिग्री क्वालिफिकेशन, तो वो रेम्यूनरेशन क्लब हो जाएगा। 6414 में इंडिविजुअल इज ट्रांसफरिंग असेट टू स्पाउस, फिर उसमें अपन ने सारे केसेस किए थे कि कब कब क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। 6418 इनकम ऑफ माइनर। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड तो दोस्तों एक ही पेज का चैप्टर है, तो वो तो अभी पूरा ही देख के जाना, उसमें तो कुछ है नहीं। डिडक्शंस आप देखोगे तो पहला अपन ने 80C से लेके 80CCE तक जो सेक्शन डिस्कस किए थे वो सारे, फिर उसके बाद 80D मेडिक्लेम का जो प्रोविजन था, 80E एजुकेशन लोन अगर आपने लिया हुआ है, 80G में डोनेशंस, GGB, GGC एंड 80GG। पहले GGB, GGC याद करोगे तो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। GG में याद करोगे तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। डबल डी में याद करोगे तो डबल डी में अपन ने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन डिपेंडेंट है और डिसेबल है। डबल जे डबल ए याद करोगे तो जो भी एम्प्लॉइज को आप न्यू एम्प्लॉइज को अगर एम्प्लॉयमेंट देते हो तो उनकी जो भी सैलरी है उसका 30% डिडक्शन। और ये अपना 10AA SEZ एरिया में अगर आपका बिजनेस है तो वहां पे आपको जो डिडक्शन मिलता है फर्स्ट 5 इयर्स के लिए 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ये सारे प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। 80 ये जितने भी 80C से लेके 80U जितने भी सेक्शंस हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे ये डिडक्शंस आपको याद रखने हैं, शॉर्टकट तरीके से कैसे आप याद रख सकते हो, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो ताकि आपको सेक्शन नंबर्स याद रह जाएंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, 30 मिनट्स का ही वीडियो होगा। रिटर्न फाइलिंग चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स अब ऑप्शन में मत डालना, अच्छे से पढ़ के जाना। रिटर्न फाइलिंग चैप्टर में 139(1) कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, 139(8)A अपडेटेड रिटर्न, 139A परमानेंट अकाउंट नंबर एंड 140 वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इतना ही पढ़ना, पढ़ के सब जाना है, बट ये अच्छे से पढ़ के जाना। एडवांस टैक्स एंड इंटरेस्ट फुल चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। और लास्ट आपका TDS एंड TCS, ये चैप्टर पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि सेक्शंस कैसे याद रखने हैं, तो वो आप लेक्चर देख सकते हो, ज्यादा बड़ा नहीं है। बट इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अंदर 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज, 194I रेंट, 194J प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करते हो तब, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टीज, टेक्निकल फीस और सब, 194R परक्विजिट या बेनिफिट दिया गया बिकॉज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, 194G कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स,
194M, payment to a contractor or professional fees or commission and brokerage, and you are not covered by C, H and J, तो वहां पे आओगे. फिर 194DA, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी. 194N, कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक और पोस्ट ऑफिस. 206C, सबसेक्शन 1G, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी, ये टीसीएस के प्रोविजंस हैं. अगर आप पैसा बाहर रेमिट करना चाहते हो तो, या फिर अगर आप ये ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज परचेस करते हो तो. एंड 206C 1H, इसके साथ साथ है ना अपन ने एक 194Q पढ़ा था, साथ में ही पढ़ा था. एक टीडीएस का प्रोविजन है और एक टीसीएस का है, तो ये दोनों प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट है. लास्ट में टीसीएस के अंदर आप लोगों को इंटरेस्ट लगता है अगर आपने लेट कलेक्ट किया तो और लेट डिपॉजिट किया तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे भी अमेंडमेंट्स हुई है. तो ये सेक्शन सारे इंपॉर्टेंट है. जब आप पढ़ोगे अभी तो एकदम अच्छे से पढ़ के जाओ दोस्तों, ये सारे सेक्शंस अच्छे से पढ़ के जाओ. एंड यस, कहीं पे भी डिफिकल्टीज हो, यू कैन मैसेज मी एट एनी टाइम. फ्रेंड्स, प्लीज फोकस ऑन योर एग्जाम्स. बाकी सब चीजों को भी साइड में रखो. जो भी पेपर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अब उस पार्ट को इग्नोर करो. फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर. गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट शॉट. 100% you will clear friends, 100%. and tax में कोई भी डिफिकल्टी हो, you message me. मैराथन लेक्चर इज ऑलरेडी अपलोडेड, एलडीआर लेक्चर इज ऑलरेडी अपलोडेड. आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का मैंने लिस्ट भी बता दिया है. जो भी कुछ चैप्टर्स है जैसे टीडीएस, टीसीएस, डिडक्शंस, उसको याद कैसे रखना है उसके भी वीडियोस आर ऑलरेडी अपलोडेड. सो कहीं पे और भी डिफिकल्टी आए, इमीडिएटली मैसेज मी. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. Make sure that we are getting exemption in each and every subject दोस्तों. All the best.